हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का जो लास्ट लेक्चर है वो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चीज़ें देखेंगे। और जो लास्ट लेक्चर था इसका, हमने उसके अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखा था। तो थोड़ा सा एक बार क्या करते हैं, अपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये चीज़ें तीनों होती क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो उसके बारे में उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, या फिर जो सेकंड मैंने बोला था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मैं इसको रिफ्रैक्शन बोलता हूँ, ठीक है। और फिर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिस्पर्जन, है ना। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो चीज़ें देखेंगे। तीनों लाइट के फिनोमेना है। अब देखो, डिस्पर्जन तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये क्या है, लाइट का स्प्लिटिंग है ना। मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिटिंग होना वाइट लाइट का, ठीक है। तो वाइट लाइट का इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स के अंदर जो स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन। वो ऐसा होता क्या है, ऐसा होता क्यों है, वो मैंने रीज़न बताया था। क्योंकि हर वेवलेंथ का, हर लैम्डा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको मैं एन से लिखता हूँ, वो अलग अलग होता है। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ का फंक्शन है। हर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग होता है। रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है, वॉयलेट कलर के लिए मैक्सिमम होता है। सॉरी, रेड के लिए मैक्सिमम होता है, वॉयलेट के लिए मिनिमम होता है। तो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ बेंडिंग कम होगी, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वहाँ बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो इसलिए जो वायलेट लाइट है वो मैक्सिमम बेंडिंग दिखाती है हमें, ठीक है। तो रेड के लिए मैक्सिमम है, वॉयलेट के लिए मिनिमम है, ठीक है। तो उसी को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला था हमने। फिर हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन होता है कि कोई दो मीडियम के बीच के अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। इसका n1 है, n2 है, तो डिपेंड करता है कि n2 n1 से ज़्यादा है तो लाइट क्या कर जाती है, वहाँ से दूसरे मीडियम में जाने के लिए जाती है, तो बेंड कर जाती है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। चीज़ें आपने पढ़ी भी हैं, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वेरियस फिनोमेना है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, वो देखेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग का मतलब होता है हिंदी में बिखरना, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ठीक है। और स्कैटरिंग में हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं। कोई वेवलेंथ हमें ज़्यादा स्कैटरिंग दिखती है, जैसे कि रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम स्कैटरिंग दिखाती है। और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है, या ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, वो हमें मैक्सिमम स्कैटरिंग दिखाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी देखेंगे हम कि स्कैटरिंग क्या क्या चीज़ है, स्कैटरिंग के जो फिनोमेना है, स्कैटरिंग की एप्लीकेशन इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम रिफ्रैक्शन से करना था, पर लास्ट लेक्चर में हम हमारा थोड़ा सा पोर्शन डिस्पर्जन का रह गया था। जैसे कि हमें अगर प्रिज्म का बात देखें, तो प्रिज्म में हमने देखा था कि वाइट लाइट डालते हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर वो डिवीज़न हो जाता है। लेकिन जो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था, ये देखो, ये जो प्रिज्म का आपको व्यू दिख रहा है वो अपर व्यू है, ध्यान रखना। ये उसका साइड व्यू नहीं है, ये अपर व्यू है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ये इसका अपर व्यू है, दोनों के दोनों इसके अपर व्यू हैं, ठीक है। तो ये अपर व्यू है, और अपर व्यू में हम देख रहे हैं जब वाइट लाइट हम डालते हैं सिंगल से, तो हमने ये चीज़ देखी है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में कलर में चली जाता है। जो जो इधर अपने को रेड कलर दिख रहा है और इधर अपने को ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है, उनका दोनों का क्या होगा, स्प्लिटिंग हो गया। रेड कलर सबसे कम बैंड होता है, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा बैंड होता है, क्योंकि रेड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है। ब्लू कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सॉरी, रेड के लिए मैक्सिमम होता है, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और जो ब्लू कलर के लिए या वॉयलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ बेंडिंग ज़्यादा होती है, यहाँ बेंडिंग कम होती है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग कलर में स्प्लिट होगी। और एक मैंने टर्म बताई थी आपको, क्योंकि ये जो लाइट है वो इस लाइट के बीच में ये वाला एंगल है, ये देखो, है ना। इसको क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, ठीक है, तो इसका वो डिस्पर्जन एंगल भी बोल सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ये रेड कलर का अलग डिस्पर्जन एंगल है और इसका अलग अलग एंगल है, ठीक है। ब्लू का, तो ब्लू का कलर डिस्पर्जन एंगल देन कंपेयर रेड एंगल से, रेड से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर मैं इसके अपोजिट साइड में एक दूसरा प्रिज्म लेकर आऊँ, तो क्या होगी, ये जो लाइट्स हैं सारी की सारी अब क्या कर जाएगी, मर्ज कर जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट फिनोमेना होगा, सिमेट्री से देखें तो हम, तो वो क्या होगा कि जो वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिवीज़न हुआ था, वो 7 कलर दोबारा एक वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम पीछे अगर कोई यहाँ पे स्क्रीन लें, तो स्क्रीन पे हमें क्या दिखेगा, वाइट स्पॉट दिखेगा। अगर मेरा ब्लैक कलर का स्क्रीन है, तो यहाँ पे क्या है, ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन पे ये क्या करता है, अपने को वाइट स्पॉट दिखता है, ठीक है।
तो इसका मतलब जो आइजैक न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ से उन्होंने देखा कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स के अंदर डिवीज़न है उसका, ठीक है। तो इसके बाद प्रिज्म के बाद में जो डिस्पर्जन हमें देखना है, ठीक है, डिस्पर्जन की एक एप्लीकेशन है रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि रेनबो में भी हम देख सकते हैं कि सनलाइट से वो 7 कलर्स के अंदर डिवीज़न होता है ना, चीज़ हमें पता है। तो होता कैसे है रेनबो, तो रेनबो का जो फॉर्मेशन है उसका किसका एप्लीकेशन है, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन है। तो होता कैसे है इसमें, ये चीज़ देखो थोड़ा सा। जैसे कि रेनबो के अंदर क्या होगा, वाइट लाइट आएगी, ठीक है, वाइट लाइट से ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे वाइट लाइट किसकी ले रहे हैं हम, सनलाइट की। जो सनलाइट है वो भले ही हमें येलो कलर की दिखे या कैसी भी कलर की दिखे, पर उसको हम क्या करते हैं, एक वाइट लाइट है, ठीक है, वो बस हम जब आगे देखेंगे कि स्कैटरिंग के कारण हमें वो थोड़ी सी येलोइश दिखती है, बल्कि वो उसको हम वाइट लाइट ही मानते हैं सनलाइट को, ठीक है। तो सनलाइट जब क्या होती है, जब बारिश होती है, बारिश के बाद में जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो सस्पेंड कर जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो रेन ड्रॉप है वो क्या होते हैं, एयर के अंदर हमारे सस्पेंड कर जाते हैं। तो वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो एक प्रकार से प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको ये जो रेन ड्रॉप दिख रहा है वो एक प्रकार से प्रिज्म जैसा बिहेव करेगा। कैसे करेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रिज्म जैसा बिहेव करेगा, प्लस इसके अंदर जो फिनोमिना होंगे, तो प्लस इसके अंदर डिस्पर्जन तो होगा ही होगा। देखो डिस्पर्जन की तो ये एप्लीकेशन ही है, डिस्पर्जन तो होगा ही होगा, प्लस इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं। डिस्पर्जन के साथ साथ इसके अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होगा। तीनों के मिलने से हमें रेनबो दिखेगा। कैसे दिखेगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक वाइट लाइट लेते हैं, ठीक है। वाइट लाइट को मैंने रेफरेंस में इसको येलो ले लेता हूँ, ठीक है। तो सनलाइट की जो लाइट है वो मान लो कुछ इस तरह से आई, ठीक है, इस रेनबो के साथ के रेनबो ड्रॉप के साथ इंटरेक्ट की। अब क्या होगा इस सरफेस के साथ में, इस सरफेस के साथ में ये क्या होगा, अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम में चली गई, ठीक है, वाइट लाइट है और इसके 7 कलर से बनी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिस्पर्जन होगा। तो जो रेड लाइट है वो मिनिमम डिस्पर्स करेगी, ठीक है, और जो ब्लू लाइट है वो मैक्सिमम डिस्पर्स करेगी, या जो वायलेट लाइट है वो मैक्सिमम डिस्पर्स करेगी। तो मैं वायलेट लाइट ले लेता हूँ, जो क्या करेगी, मैक्सिमम डिस्पर्स करेगी, ठीक है। इस तरह से डिस्पर्जन होगा। अब क्या है, ये जो डिस्पर्जन हुआ है ये जब सेकंड सरफेस के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो सेकंड सरफेस के साथ इंटरेक्ट करने पर यहाँ देखो इस सरफेस के साथ अगर ये इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो इनका एंगल है, जिस एंगल पे से इंसिडेंट कर रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना आएगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं और हमारा एक एंगल पर्टिकुलर थीटा सी, जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उस एंगल से ज़्यादा हो जाता है इंसिडेंट एंगल, तो लाइट रिफ्लेक्शन के बजाय क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जब हम डेंसर से रेयर में जाते हैं तो कोई भी लाइट है तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से क्या करेगी, अवे मूव करेगी। पर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो अवे मूव करती 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 क्या करेगी, वो इस इंटरफेस के नॉर्मल अलोंग आ जाएगी, पर एक एंगल से ज़्यादा वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है अपने को, रिफ्लेक्शन दिखाना है। यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है दूसरे सरफेस के ऊपर, तो अब इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगे इसको, तो जो हमें दिखेगा अगर इस पर देखें तो ये ऐसे बेंड कर जाएगी, ठीक है। और जो हमारी रेड लाइट है, ठीक है, वो रेड लाइट हमारी कुछ इस तरह से बेंड कर जाएगी। इसके बाद जो रेड लाइट हमारी बाहर निकलेगी वो इस तरह से डेंसर से रेयर की तरफ इस तरह से बाहर निकलेगी, और जो वायलेट लाइट है हमारी वो हमारी कुछ इस तरह से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या होगा, जो कलर्स हैं अलग अलग, वो कुछ वाइट लाइट है जिसको हमने इसको वाइट लाइट बोला है, जो येलो कलर में मैंने शो किया है, एक प्रकार से वाइट लाइट है ये, ठीक है। ये जो सन से आई है, ठीक है, तो मैं सन बना देता हूँ। तो सन से एक वाइट लाइट आई है और जो रेन ड्रॉप के साथ इस तरह से इंटरेक्ट की है। और यहाँ से अगर हम देखें इसको, ठीक है, यहाँ अगर हमारी आई है, ह्यूमन आई है, अगर हम इसको यहाँ से देखें तो हमें क्या दिखेगा, ऊपर की साइड में ब्लू कलर दिखेगा और नीचे की साइड में रेड कलर दिखेगा, जस्ट अपोजिट टू प्रिज्म। वैसे हो तो प्रिज्म जैसा ही रहा है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, जो अपर हमारा जो रेड कलर होता है नीचे वायलेट होता है, जस्ट वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से देखो यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ सरफेस पे यहाँ ऊपर ब्लू आ जाता है, नीचे रेड आ जाता है। तो यहाँ पे जो देखोगे आप, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन और एक एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म में क्या रहा था, रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कम था वायलेट से, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेड का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो ज़्यादा है किससे, वायलेट से।
ये चीज़ ध्यान रखना। रेनबो में उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी यूज़ है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कर देता है, रेड को यहाँ से सरफेस पे करता है, ज़्यादा डेविएट कर देता है ना। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारा वॉयलेट का कम है देन कंपेयर रेड से, रेड का ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवीज़न हो गया। तो आप बना भी सकते हो, इसके मिडल में तो येलो होता ही है, ठीक है। इसके बाद आप ग्रीन भी शो कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑरेंज भी शो कर सकते हो। तो इस तरह से अपने अपने कांस्टेंट कलर्स में अब यहाँ पे को रेनबो दिखेगा, ठीक है। तो ये रेनबो का जो फिनोमेना है मेनली डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन तो होता ही है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अच्छा, तो इस तरह से जो डिस्पर्जन के जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा पहला एप्लीकेशन देखा कि वाइट लाइट के जो कलर्स होते हैं वो कांस्टेंट कलर्स, दोबारा अगर उसको उल्टा प्रिज्म लगा दें उसके आगे तो वहाँ से हमें अगेन वाइट लाइट मिलती है। मतलब जो 7 कलर्स हैं वो कंफर्म हो गया कि वो वाइट लाइट से ही बने हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली अगर अपने को कंफर्म करना हो तो रिवर्स चेक करना पड़ता है। तो रिवर्स चेक किया तो वाइट लाइट ही आता है, ठीक है। दूसरा केस हमने देखा कि रेनबो कैसे बनता है, तो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल अगर हम देखते हैं सनलाइट और ऐसे, तो 40-42 डिग्री कुछ इस तरह से हमारा रहता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जब आपके दो मीडियम, ठीक है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो सकता है n1 ज़्यादा हो n2 से, या हो सकता है n2 ज़्यादा हो। अगर n2 ज़्यादा है मान लो n1 से, तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है n2, तो लाइट आएगी और वो नॉर्मल के साथ अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या करेगी, बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं लाइट का बेंडिंग को। अगर वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करें तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम के अंदर जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रीज़न पे नहीं जाएंगे, बस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की हमें एप्लीकेशन स्टडी करनी है। तो बस जहाँ आपको दो मीडियम दिखे, दो मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखे, तो वहाँ आपको क्या कर देना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करनी है। देखो नॉर्मली अपने कहते हैं कि ग्लास, वाटर, इनका एयर से ज़्यादा अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या एयर के अंदर भी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कि अगर मैं लाइट एयर और डेंस एयर लूँ तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली क्या होगा, ज़्यादा अलग अलग होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, लाइट एयर और डेंस एयर का एक एप्लीकेशन देखते हैं। जो आपने कभी देखा होगा कि भी कहीं पे फायर लगी हो थोड़ी सी, तो आपको अपर एटमॉस्फेयर के अंदर उससे जस्ट फायर के ऊपर आपको क्या करेगा, यहाँ पे फ्लिकरिंग ऑफ एयर दिखेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लिकरिंग, ठीक है। तो फ्लिकरिंग ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्यों दिखता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई जो इसके पीछे आपको जितने ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, इस एयर के पीछे आपको जितने भी पेड़ दिख रहे हैं या जितनी भी कुछ चीज़ दिख रही है वो आपको फ्लिकर करती हुई दिखेगी आपको, है ना, हिलती डुलती हुई दिखेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस यहाँ पे फायर है, तो फायर के जस्ट ऊपर का जो एयर होगा वो क्या होगा, हीट, हॉट होगा, है ना, गर्म होगा। और जो फायर जो बाकी जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, वो देन कंपेयर इससे कोल्ड होगा। तो हॉट एयर का मतलब क्या हुआ, वहाँ की जो डेंसिटी है वो कम है देन कंपेयर कूल एयर से, है ना। तो इसका मतलब हॉट एयर का मतलब क्या हुआ, वो एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगी वो अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इसके पास हॉट एयर बनती रहेगी। और हॉट एयर क्या होता है, ऑप्टिकली क्या होती है, कम डेंसर होती है देन कंपेयर कोल्ड एयर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, क्योंकि फायर है वो ऐसे तो नहीं है कि इस तरह से फॉर्मेशन देती है फायर का अनयूजुअल फॉर्मेशन है। अनयूजुअल फॉर्मेशन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, अनयूजुअल है। तो हर इंटरफेस के ऊपर हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, उसमें अलग अलग एंगल बनेगा। तो अलग अलग एंगल से जब वो लाइट आएगी था ना, तो हमें क्या दिखेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या दिखेंगे, हिलते डुलते दिखेंगे, फ्लिकर्ड होते दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन हो रहा है। और कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमें जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट्स की वो अलग अलग दिख रही है। उन्हीं पोजीशंस को बोलते हैं हम एपरेंट पोजीशन। वो रियल पोजीशन नहीं है, वो क्या है, एपरेंट पोजीशन है, ठीक है। जो भी पोजीशन हमें दिखती है रिफ्रैक्शन के कारण वो हमेशा एपरेंट पोजीशन दिखती है, उसकी रियल पोजीशन नहीं दिखती। एपरेंट का मतलब ये हुआ, एपरेंट का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या चीज़ है एपरेंट का मतलब। तो एपरेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका कुछ मीडियम है। तो ये अगर ये मीडियम ना होता, मान लो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता तो ये आपकी आई होती। मैं फिर से बना देता हूँ, ये जैसे ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपकी आई है, तो आपको सीधा यहाँ ये ऑब्जेक्ट क्या क्या होता, यहीं दिखता आपको,
है ना। अब लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे कुछ मीडियम आ गया। अब मीडियम आ गया तो ये लाइट कैसे हो जाएगी, अब ये लाइट बेंड होने की कोशिश करेगी। अब ये जब लाइट बेंड होगी तो ये देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट तो यही है अभी, लेकिन ये लाइट आई और अभी क्या हुई, मान लो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, तो कुछ इस तरह से बेंड हुई है ना। तो आई अगर हमारी यहाँ पे हुई तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्या करेगा, जो टुवर्ड्स नॉर्मली जो बेंड हुई है, तो इसी की जो ये वाली लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन, तो इसी लाइन पे ये ऑब्जेक्ट हमें इस साइड दिखेगा। अब जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये तो इसकी रियल पोजीशन है, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ये इसकी अपेरेंट पोजीशन है। मतलब जो आई को जो दिखेगा ऑब्जेक्ट, वो ग्रीन कलर वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा, रेड वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यही उसकी अपेरेंट पोजीशन है। रियल पोजीशन से अलग पोजीशन हो जाना रिफ्रैक्शन के कारण उसी को अपेरेंट पोजीशन बोलते हैं। और वो अपेरेंट पोजीशन के कारण हमें ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अलग पोजीशंस पे दिखते हैं। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो वो अपेरेंट पोजीशन क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, और उसी के कारण हमें ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, फ्लिकर करते हुए दिखते हैं। इसीलिए जो एयर जो फायर होती है उसके ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स हमें फ्लिकर दिखती हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन नंबर 1 था, ये एप्लीकेशन नंबर 2 है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर 2 है जो हमें स्टार दिखते हैं वो ट्विंकल हो करते हुए क्यों दिखते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। वो ट्विंकलिंग हमें क्यों दिखती है, ठीक है। वो ट्विंकलिंग हमें दिखती है अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में हमें 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। पहली बात तो जो स्टार की पोजीशन है वो क्या कैसे चेंज हो जाती है, और दूसरी बात है कि हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों दिखता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमें क्या देखना है, स्टार की पोजीशन। देखो स्टार, मान लो कि जो अपर एटमॉस्फेयर है वो हमारा क्या है, लेस डेंस है देन कंपेयर लोअर एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो जैसे हम अगर ये पर्सन खड़ा है यहाँ पे अर्थ के ऊपर, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है। ये डेंसर होगा, इसकी n ज़्यादा होगी, ठीक है, n2 ज़्यादा होगा। अगर और अपर एटमॉस्फेयर है उसका n1 है तो n1 कम होगा, n2 ग्रेटर देन n1 होगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो एटमॉस्फेयर ख़त्म होता जाएगा। तो क्योंकि जो स्टार वगैरह लाई करते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है, बीच में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हम अर्थ के ऊपर है वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। ज़्यादा होने का रीज़न ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रेविटी है अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ग्रेविटी है तो वहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है। तो डेंसिटी ज़्यादा है, n2 ग्रेटर देन n1, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो ऊपर से लाइट आ रही होगी वो क्या हो रही होगी, बेंड कर रही होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊँ तो नॉर्मल अगर ये लाइट आ रही होगी ऐसे, ये मान लो इसकी रियल स्टार की पोजीशन है, ऐसे आ रही होगी तो वो क्या करेगी, बेंड करेगी, और बेंड करेगी तो हमें क्या दिखेगा, ये अपरेंट पोजीशन दिखेगी। तभी यहाँ पे लिख रखा है अपरेंट स्टार पोजीशन, और ये क्या है इसकी रियल स्टार पोजीशन, ठीक है। तो रियल स्टार यहाँ है, अपरेंट स्टार यहाँ है, इसका मतलब जो ये वाला स्टार है हमें यहाँ दिखेगा। तो स्टार हमें जस्ट क्या होते हैं, थोड़े से ऊपर साइड दिखते हैं, थोड़े से हाइट पे दिखते हैं देन कंपेयर उसकी रियल पोजीशन से। तो हमेशा स्टार का जो पहला रीज़न है, पहला जो पॉइंट है वो है कि स्टार हमेशा ही हाइयर दिखते हैं हमें रियल पोजीशन से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपको अब ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों दिखता है। ये ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको इसलिए दिखता है क्योंकि जो हमारा ये जो बीच का एटमॉस्फेयर है ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। क्योंकि एटमॉस्फेयर तो अपना अर्थ का है, इसके ऊपर जो जितने भी जो बीच में नॉन एटमॉस्फेरिक चीज़ें हैं वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। या बीच में जो भी दूसरे एटमॉस्फेयर आ जाते हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली वेरिएशन कर रहे हैं। अलग प्लैनेट्स के या जो भी है वो कंटिन्यूसली वेरिएशन कर रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैसेज हैं, जो अर्थ की गैसेज है वैसी गैसेज नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, कंटिन्यूसली वेरिएशन है, और वेरिएशन है तो एन करेगा, एन वेरिएट करेगा तो उसकी अपरेंट पोजीशन अगेन चेंज होगी। इतनी चेंज नहीं होगी खैर, लेकिन चेंज होगी। और अब अपने को अपरेंट पोजीशन अब स्टार की अलग अलग दिखेगी, है ना। तो अलग अलग अपरेंट पोजीशन दिखना ही स्टार का क्या बोल देगा, ट्विंकलिंग इफेक्ट। कभी स्टार यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, है ना। और विद इन सेकेंड्स के अंदर दिखेगा। ऐसा क्यों दिखेगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर जितनी डिस्टेंस से वो लाइट कवर करके आ रही है उस डिस्टेंस के ऊपर उसको काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर मिलेंगे, आपको काफ़ी सारे गैसेस मिलेंगी, काफ़ी सारी लेयर्स मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करेगा, जो डेंसिटी है क्योंकि एटमॉस्फेयर लेयर्स की वो चेंज होती रह रही है कंटिन्यूस। इसका रीज़न क्या है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। कन्वेक्टिव करंट्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इसलिए पोजीशन ऑफ स्टार्स कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती रहती है, इसलिए को बोलते हैं हम फ्लक्चुएशन या ट्विंकलिंग इफेक्ट, है ना। ट्विंकल करते हैं स्टार्स। इसके बाद देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि स्टार्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, स्टार्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, वो सॉरी प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते।
जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, ऐसा रीज़न क्या है? इसके अंदर सही है कि जो प्लैनेट्स का रिलेटिव डिस्टेंस है देन कंपेयर स्टार से वो अपने पास हैं, जैसे कि मार्स हो गया, है ना, या जो हमारे उपग्रह हैं सारे के सारे, ठीक है, प्लैनेट्स के सब प्लैनेट्स हैं, वो सब के सब हमें क्या दिखते हैं, वो हमसे पास है देन कंपेयर स्टार से, ठीक है, उनकी जो डिस्टेंस है हमसे वो पास है। तो देन कंपेयर जो उनकी डिस्टेंस के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देन कंपेयर स्टार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो स्टार का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उनके बीच की चीज़ें का वो ज़्यादा चेंज हो रहा होगा देन कंपेयर प्लैनेट से। तो प्लैनेट्स का एक प्रकार से उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, ना के बराबर। तो उसको हम मान लेते हैं कि प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है वो अपने अर्थ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए उसको हम एक प्रकार से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, बिखरा हुआ ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या करता है, जो सम ऑफ एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसके केस में कम होता है, और उसी के कारण वो हमें क्या करता है कि प्लैनेट्स ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखाते, ठीक है, और बल्कि उसकी अपेरेंट पोजीशन होती है प्लैनेट की वो भी ज़्यादा चेंज नहीं करती, ठीक है। अगली बात समझ में, तो प्लैनेट्स होते हैं इसलिए हमें क्या करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन उसके अंदर इतना वास्ट नहीं है, रिफ्रैक्शन उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है देन कंपेयर स्टार से, पास डिस्टेंस उनकी कम है, इसलिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। उनको लिख देता हूँ मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बिकॉज उनकी जो डिस्टेंस है ना, वो कम है ना, डिस्टेंस है अर्थ से वो कम है देन कंपेयर स्टार से, इसलिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वहाँ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, और इसलिए हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट स्टार प्लैनेट्स में नहीं दिखता, ठीक है। तो ये आप उसकी मान लो इसी की सब एप्लीकेशंस मान लो, या अलग से एप्लीकेशन भी बना सकते हो उसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। इसके बाद देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 3, जिसको बोल देते हैं एडवांस सनराइज़ एंड डिले सनसेट, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ जैसे ऑब्जर्वर है अर्थ के ऊपर, ठीक है, और ये अर्थ का जो सेकंड आपको कलर दिख रहा है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर देन कंपेयर बाहर के एटमॉस्फेयर से क्या होगा, ज़्यादा डेंसर होगा, है ना, तो जो भी लाइट आएगी वो क्या करेगी, टुवर्ड्स जो ऑब्जर्वर है उसकी तरफ बेंड करेगी, है ना, तो उसकी जो अपेरेंट पोजीशंस है और रियल पोजीशन अलग अलग दिखेगी, है ना। जैसे मैं अगर इस जो अर्थ जो ऑब्जर्वर है उसकी आई के जो नॉर्मल है, जो हॉरिजेंटल पोजीशन है उसको हॉरिजन पोजीशन बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑब्जर्वर की हाइट ज़्यादा नहीं होती अर्थ के कंपैरिजन में, तो अर्थ का जो हॉरिजन है या जो नॉर्मल आई का जो ऑब्जर्वर है हॉरिजन है वो सेम ही होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो नॉर्मल मैंने लाइन बनाई है वो उसी को बोलते हैं हॉरिजन लाइन, बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन के अंदर जो लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है, जो जैसे कि मैंने सनराइज़ दिखाना है, तो मान लो सनराइज़ हुआ तो मतलब सन अपनी इस तरह से मूवमेंट दिखाएगा, तो हॉरिजन से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अगर अलग अलग ही सरफेस अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ना होता तो ये सन हमें तभी दिखता जब ये हॉरिजन से ऊपर होता, तभी हमें आई को दिखता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बीच में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो दिखने नहीं देते, क्योंकि अगर तभी दिखेगा ना जब आई के सामने होगा ये चीज़, तो मतलब ये जो हमें विजिबल रेंज होती है इसकी ये होती इतनी इतनी, है ना, मतलब इतने इतने पोजीशन के अंदर वो विजिबल होता, इस पोजीशन में विजिबल नहीं होता। अब क्या हो रहा है, जब सन अपनी इस पोजीशन पे पहुंचता है तो ये क्या होता है, लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, तो उसकी जो अपरेंट पोजीशन है ये इसकी रियल पोजीशन है और ये इसकी अपरेंट पोजीशन है, तो रियल पोजीशन का अपरेंट पोजीशन यहाँ दिखती है उसको, मतलब ओरिजिन से ऊपर दिखती है, तो अब उसको सन दिखेगा, क्योंकि जो पोजीशन ओरिजिन से ऊपर आपको दिखने लगेगी तो आपको दिखेगा आई के सामने। तो इसलिए जब सन अपने ओरिजिन पोजीशन से नीचे होता है तभी भी हमें क्या करता है, सन दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं हम एडवांस सनराइज़। सनराइज़ होता नहीं है लेकिन फिर भी हमें सनराइज़ दिखता है, क्यों, क्योंकि अपरेंट पोजीशन भी आई हमारी अपरेंट पोजीशन दिखती है सन की रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा एडवांस जो सनराइज़ होता है वो 2 मिनट्स लिनियरली यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए इसको 2 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे आने पे तो दिखे ही दिखेगा, देखो, है ना, लेकिन यहाँ भी हमें दिख रहा है वो रिफ्रैक्शन के कारण है। अगर यहाँ आ जाएगा तो उसकी अपरेंट पोजीशन कुछ यहाँ होगी, ठीक है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो, और इसलिए हमें एडवांस सनराइज़ दिख रहा है। सेम कहानी सनसेट की है, सनसेट में उसको ये मान के चलो कि जब वो सनसेट कर रहा होगा, अब उसका अर्थ मान लो ये सनराइज़ कर रहा है ना, तो सनसेट के क्या टाइम क्या होगा, इसको फिर से बना देता हूँ। तो सनसेट के टाइम क्या होगा, ये जैसे ये हॉरिजन है इसका, अब क्या होगा, ये ऐसे मूव करता करता यहाँ आएगा, अब यहाँ सन है, ठीक है, यहाँ तो दिखेगा देखो हमें। अब क्या होगा, ये सन जैसे नीचे जाएगा मान लो, ठीक है,
जैसे यहाँ मूव करता करता ये सन क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला फिर अगेन ऐसे जाएगा और ये बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, अपरेंट पोजीशन की यहाँ होगी। तो मतलब ये सन भी अगर 2 मिनट डिले कर जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे भी चला जाए, फिर भी हमें सन दिखेगा। इसका मतलब नॉर्मल टाइम से हमें ज़्यादा देर तक सन दिखेगा, 2 मिनट वो भी है। तो उसी को बोलते हैं हम डिले सनराइज़। सनराइज़ भी 2 मिनट डिले होता है और सनसेट 2 मिनट पहले हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एडवांस सनराइज़, और सनसेट होता है डिले सनसेट। ठीक है, तो 2-2 मिनट, मतलब 2 मिनट यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 2 मिनट यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या होता है, 4 मिनट्स का एडवांटेज होता है सन के लिए, हमें देखने के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो फिर एप्लीकेशन है, एडवांस सनराइज़ एंड डिले सनसेट। ठीक है, और ये नॉर्मली आपको मिलता भी है ऐसा देखने को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, बिखरना, मैंने बता भी दिया। स्कैटरिंग का मतलब जो हिंदी में बोलते हैं हम, बिखरना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिखरना का मतलब ये हुआ कि जब हमारी एयर के अंदर क्या है, हमारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनका साइज़ भी अलग अलग है। ठीक है, तो जो हमारी लाइट है वो उनके साथ इंटरेक्ट करती है पार्टिकल्स के साथ में, और वहाँ से क्या करती है, वो बिखरती है, स्कैटर करती है। ठीक है, स्कैटरिंग एक प्रकार से बेंडिंग जैसा ही है। जैसे मान लो ये हमारा पार्टिकल है एयर का, तो लाइट इसके साथ इंटरेक्ट की और वहाँ से क्या हुई, एक प्रकार से स्कैटरिंग हो जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, इंटरेक्शन है, लाइट का एक प्रकार से इंटरेक्शन ही है। तो जो इसका जो पार्टिकल है उसके साइज़ पे डिपेंड करती है स्कैटरिंग। ठीक है, तो क्योंकि जो भी लाइट है उसका क्या होगा, एक पर्टिकुलर उसकी करैक्टरिस्टिक होती है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, तो इस लैम्डा और इसका साइज़ वो पार्टिकल डी मान लिया मैंने, अगर ये डी और लैम्डा कंपेरेबल है, ठीक है, इसका मतलब डी और लैम्डा कंपैरिजन में है, मान लो ये सेंटीमीटर ऑर्डर के हैं, ये दोनों मिलीमीटर ऑर्डर के हैं, तो फिर क्या होगा, वहाँ से हमें क्या होगा, स्कैटरिंग दिखेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के नियरली रेंज में होने चाहिए, इक्वल, मतलब उनकी रेंज सेम होनी चाहिए। जैसे लैम्डा अगर सेंटीमीटर ऑर्डर का है तो डी भी सेंटीमीटर ऑर्डर का होना चाहिए, तो वहाँ अपने को क्या दिखेगा, स्कैटरिंग दिखेगा। ठीक है, तो अब देखो जो हमें स्कैटरिंग देखना है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, जो नॉर्मल अपने वाटर के अंदर अगर देख सकते हैं कि अगर वाटर में हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन है, एक कोलोइडल है बट जो सॉल्यूशन है, एक हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देते हैं, और जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं वो हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो साइज़ है, ठीक है, वो क्या होता है, हमें जो कोलोइडल पार्टिकल का जो साइज़ होता है, ठीक है, और जो सॉल्यूशन का जो साइज़ होता है, उनके साइज़ के अंदर डिफरेंट होता है, क्योंकि लाइट तो सेम ही है। लाइट का जो वेवलेंथ है, विजिबल लाइट का, जो येलो लाइट ली है उसका वेवलेंथ तो सेम ही है, और वो माइक्रोमीटर ऑर्डर का होता है। जो विजिबल लाइट होती है उसका ऑर्डर आपको बता देता हूँ, ठीक है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे माइक्रोमीटर ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻6 मीटर का माइक्रोमीटर ऑर्डर का होता है। तो माइक्रोमीटर ऑर्डर की लाइट इस पार्टिकल के साथ में, इस पार्टिकल के साथ में, दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगी, पर जो इंटरेक्शन होगा वो इफेक्टिव इंटरेक्शन होगा कोलोइडल पार्टिकल्स के साथ में, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज़ उनकी कंपेरेबल साइज़ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमें स्कैटरिंग दिखेगी, इफेक्टिव दिखेगी, वो किस में दिखेगी, हमें कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर स्कैटरिंग इफेक्टिव दिखेगी। दैन कंपेयर सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन में पाथ होगा हमें विजिबल, देखो कम ही हो रहा है, लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसमें जो पाथ है हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, देखो ये वाला पाथ। तो इसलिए उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पाथ का विजिबल होना कोलोइडल सॉल्यूशन से, देन और सॉल्यूशन से ना होना, उसी को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है हमें, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम इसी जो इफ़ेक्ट को, जो ये आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर आपको कोलोइडल सॉल्यूशन से दिखे, है ना, कोलोइडल पार्टिकल से दिखे, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है एक प्रकार से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन है ना, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन ए कॉलोइड या कॉलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको फ्लैश लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है, उसको लाइट को फोकस करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर, और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क मतलब कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल सॉल्यूशन, तो उसके अंदर देखेंगे हम, कोलोइडल्स के अंदर हमें क्या दिखेगा, जो पाथ है वो हमें वहाँ से क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, तो देखो, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो एक्चुअली में लाइट का इंटरेक्शन ही है। ठीक है, तो देखो अब इसमें एक दो चीज़ें हैं वो आप नोट करना कि जैसे कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो आपका वेवलेंथ देखो, अगर आपकी मान लो पार्टिकल्स का आपका साइज़ है वो
आपका स्मॉल है, स्मॉल साइज़ पार्टिकल है। तो स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे, आपकी जो स्मॉल वेवलेंथ है उन, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो तो कुछ किसी भी रेंज के अंदर हो सकती है, तो जो इफेक्टिव स्कैटरिंग होगी स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर वो स्मॉल जो वेवलेंथ है उसकी, है ना, जिसके अंदर लैम्डा कम होगा, स्मॉल वेवलेंथ मतलब लैम्डा कम किसके अंदर होता है, ब्लू के अंदर। तो इसलिए जो ब्लू लाइट होती है वो ज़्यादा स्कैटर होती है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। अगर आपका पार्टिकल क्या है, लार्ज साइज़ है, ठीक है, लार्ज है, तो लार्ज के केस में जो वेवलेंथ है वो भी लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, तो वेवलेंथ लार्ज होनी चाहिए। तो वेवलेंथ लार्ज क्या होती है, किसमें होती है, रेड कलर में। इसलिए जो रेड कलर होता है आपका मोर स्कैटर होता है, ज़्यादा स्कैटर होता है लार्ज पार्टिकल्स के केस में, ठीक है। और इन दोनों की इंटरमीडिएट कलर कौन सा होता है, वाइट लाइट, या जिसको हम येलोइश लाइट बोल देते हैं, येलो कलर होता है। तो येलो कलर इनके इंटरमीडिएट रेंज के अंदर होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्कैटरिंग वहाँ से होती है। अब देखो जो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो कैसे होता है, थोड़ा सा उसको समझेंगे, क्योंकि अब अभी तक हमने सॉल्यूशंस के अंदर देखा, जैसे सनलाइट आई, सनलाइट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, जो ये ना पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइन साइज़ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसका साइज़ कम होता है, ठीक है। तो जो हमारी विजिबल लाइट आ रही है इसके अंदर क्या होती है, विजिबल लाइट के अंदर हमारी कितनी वेवलेंथ है, रेड कलर से लेके ब्लू कलर तक की वेवलेंथ है। तो रेड कलर की अब मैं लिख देता हूँ, जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, विजिबल लाइट्स के अंदर मैक्सिमम होती है, ठीक है। और जो ब्लू कलर या वॉयलेट कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम होती है। तो मेरे को बताओ फाइन पार्टिकल्स कौन सा कलर स्कैटर करेंगे, फाइन पार्टिकल छोटे पार्टिकल जिसका वेवलेंथ कम होगा, तो स्कैटरिंग कौन से कलर की होगी, ज़्यादा ब्लू कलर की। इसलिए हमें जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो छोटी गैसेज हैं या ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उनके साइज़ छोटे होते हैं। इसलिए जो हमें स्काई है जो आसमान है वो हमें नीले कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ गैसेज एंड मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मैटर सच एज स्मोक पार्टिकल्स एवरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, है ना। तो जब वाइट लाइट उस पर डलती है या वाइट लाइट ऑफ सन उस पर डलती है, तो वाइट लाइट ऑफ सन के अंदर रेड से लेके ब्लू कलर के सब रेंजेस होती हैं। तो इसके अंदर जो इफेक्टिव स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है। इसलिए हमें क्या करता है, जो ब्लू कलर होता है वो हमारी तरफ स्कैटर करता है, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्कैटरिंग होती है वो किसकी तरफ हो रही है। देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर की स्कैटरिंग है वो अर्थ की तरफ हो रही है, तो उसको स्कैटरिंग अर्थ की तरफ हो रही है तो हमें वो अर्थ की तरफ ये कलर दिखेगा, ठीक है, ऐसा कलर दिखेगा। तो जो स्कैटरिंग होगी एटमॉस्फेयर से हमेशा ही ब्लू कलर की होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो फाइन पार्टिकल्स ही हैं, ये चीज़ ध्यान रख। स्कैटरिंग की अगर हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो अब तो हमने क्या स्काई के कलर की बात की, तो अब हमें सन की कलर की बात करते हैं। तो सन आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, नियर अबाउट हॉरिजन पोजीशन सन क्या करेगा, सनराइज़ करेगा, सनसेट करेगा। तो हॉरिजन पोजीशन पे जो सनराइज़ और सनसेट है वो आपको रेड कलर का ही दिखता है। यहाँ पे सन होगा तो रेड कलर दिखेगा, और यहाँ अगर ओवरहेड पे हो आपके दोपहर के अंदर तो आपको सन हमेशा येलो कलर का दिखता है। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की है। तो सन का अलग अलग कलर क्यों दिखता है हमें, देखना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर आप D1 मानो और ये डिस्टेंस आप D2 मानो, तो D1 आपकी हमेशा ही ज़्यादा होती है D2 से। हॉरिजन पोजीशन की जो डिस्टेंस है हमेशा ही ज़्यादा होती है जन आपके ओवरहेड पोजीशन से। तो ओवरहेड पोजीशन की डिस्टेंस कम होती है, कम होने के कारण तो यहाँ पे ज़्यादा हीटअप होता है दोपहर के टाइम में। ज़्यादा हीटअप होगा क्योंकि पास है, ज़्यादा हीटअप होगा तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, लाइट एयर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी वो देन कंपेयर यहाँ की स्कैटरिंग उससे अलग होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी जस्ट अलग होगी। देखो यहाँ पे लाइट एयर हो जाएगी, एक प्रकार से पार्टिकल्स का नंबर कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डेंस एयर है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स का नंबर है वो अलग होगा, ठीक है। तो अब अलग अलग पार्टिकल्स का नंबर है वही डिसाइड करेगा हमारी स्कैटरिंग। तो हमारा क्योंकि जो सन है हॉरिजन पोजीशन के अंदर वो क्या कर रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। मतलब जो लाइट है वो सन से वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये जो डिस्टेंस है वो कम डिस्टेंस है, हॉरिजन वर्टिकल वाली है, ठीक है, ओवरहेड वाली। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है और ये डेंसर भी ज़्यादा है, और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है देन कंपेयर इससे, ठीक है। तो जो डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है और डिस्टेंस कवर ज़्यादा कर रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर करती, जो स्कैटरिंग तो हो रही है ब्लू लाइट की, लेकिन वो अवे स्कैटर हो जाता है। तो ब्लू लाइट है स्कैटर अवे हो जाता है, और जो हमें कलर दिखता है वो क्या दिखता है, हमें रेड कलर दिखता है। और जो सन इस केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ब्लू कलर है वो स्कैटरिंग आउट कम होती है, मतलब स्कैटरिंग उसका मतलब जो स्कैटरिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे जो हो रहा था स्कैटरिंग, जिसको स्कैटरिंग आउट बोलते हैं, इस टर्म को स्कैटर्ड आउट। स्कैटर्ड आउट का मतलब क्या होता है,
कि मतलब वो लाइट अब हमें दिखेगी नहीं, स्कैटरिंग हमसे दूर हो रही है, ठीक है। स्कैटरिंग से कारण क्या हो रहा है, लाइट हमसे अलग दूर तरफ जा रही है, मतलब ब्लू कलर का जो स्कैटर्ड अवे बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ ब्लू कलर का स्कैटर्ड अवे है इसलिए रेड कलर दिखता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, ये डिस्टेंस कम कवर कर रही है, डिस्टेंस भी कम कर रही है और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर के स्कैटर्ड अवे है वो कम हो रहा है। तो स्कैटरिंग आउट होना ब्लू का कम होना, इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर हमें यहाँ पे दिख जाता है। थोड़ा सा ब्लूइश का मतलब हमें जो स्कैटरिंग अवे होने का मतलब ये हुआ कि हमें जो सन का एक्चुअल कलर है जो येलोइश सा कलर है, ठीक है, ठीक है। तो रेड कलर का जो हमें पार्ट दिख रहा था वो उतना पार्ट दिखेगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है। ब्लू कलर का इतना स्कैटरिंग नहीं हो रहा, इसलिए जो फोरहेड पे हमें जो कलर है तो येलोइश कलर दिखता है। तो यही रीज़न है सन का येलोइश और सेल का रेडिश कलर दिखना। यहाँ पर डिस्टेंस कम होती है, ऑप्टिकली रेयर होता है, यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमने स्काई की बात की, तो स्काई के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज़ कम होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसलिए जो स्कैटरिंग लाइट है लेस वेवलेंथ वाली, मतलब ब्लूइश लाइट हमें जो इफेक्टिव स्कैटरिंग देगा, ठीक है। और ये हमने टिंडल इफेक्ट देख लिया, कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा होता है सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे जो स्कैटरिंग होती होगी कोलोइडल पार्टिकल्स में इफेक्टिव स्कैटरिंग हो रही है येलो इस साइड की साइड में, ठीक है, वाइट लाइट के अंदर। इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमने डिले सनसेट, ठीक है, और एडवांस सनराइज, ये दोनों चीज़ें देख ली थी, ठीक है। और हमने ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स देखा और नॉन ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ प्लैनेट्स देखा, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स देखा, फिर हमने फ्लिकरिंग ऑफ एयर्स भी देख लिए, और रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है रेनबो के अंदर वो देखा, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, और डिस्पर्जन जो मेन है इसका एप्लीकेशन उसका है। फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट से हमने ये भी प्रूव कर दिया 2 प्रिज्म लेके, और ये इसका अपर व्यू है प्रिज्म का, ध्यान रखना। तो ये आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमें वाइट लाइट का कॉन्स्टिट्यूएंट कलर पता लग जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट कलर से वाइट लाइट से ही बनता है, ये कन्फर्मेशन हो जाता है। तो आज हमने इसके सारे एप्लीकेशन कवर कर लिए, इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी फिनिश किया, ठीक है। तो होप ये सब सारे चैप्टर आपको समझ आया होगा, पूरा चैप्टर, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, डेली लाइफ के एप्लीकेशंस आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम एक टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट आपको जल्द ही जो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो टेस्ट, ठीक है।